हाय। शार्क टैंक जब इंडिया में आया तो लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और उसके सभी शार्क बहुत फेमस हो गए। और एक शार्क जिसको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली वो थे अश्नीर ग्रोवर और उनका वो फेवरेट डायलॉग दोगलापन। पर जब ये शो एयर हो रहा था तो अश्नीर ग्रोवर का दोगलापन सामने आया जब एक ऑडियो लीक हुई जिसमें अश्नीर ग्रोवर अपने रिलेशनशिप मैनेजर को गालियां निकाल रहे थे। उनको कह रहे थे कि उन्हें जान से मार देंगे। पर एक स्टार्टअप के फाउंडर जिसको इतना फेम मिल रहा था वो इतना गिर कैसे सकता है? तो क्या जो मीडिया ने कहा वही सच्चाई थी या उसका एक दूसरा पहलू भी है? चलिए तो आज इस वीडियो में यही जानते हैं क्या है इस सच्चाई की दूसरी साइड। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। बात है जून 2018 की, जब अश्नीर ग्रोवर को अपने IIM अहमदाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आता है, वी आर लुकिंग फॉर अ CEO फॉर अ अर्ली स्टेज फिनटेक। अश्नीर बहुत सरप्राइज होते हैं कि अर्ली स्टेज फिनटेक को CEO की जरूरत क्या है, खुद फाउंडर क्यों नहीं CEO बन जाते। पर तब वो PC ज्वेलर्स में काम कर रहे थे और कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ रहे थे, तो वो मीटिंग के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद IIT दिल्ली के कैंपस में उनकी मीटिंग होती है भाविक कोलाडिया और शाश्वत नागरानी के साथ। शाश्वत उस वक्त IIT दिल्ली में पढ़ रहे थे और भावक उनसे 5 साल सीनियर थे। इस मीटिंग में भावक अश्नीर को समझाते हैं कि आज हम दुकानों पे जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे QR कोड लगे होते हैं सेम UPI ट्रांजैक्शंस के लिए, और इन सबको क्लब किया जा सकता है और एक ही QR कोड से सारी UPI ट्रांजैक्शन, चाहे वो Amazon पे हो, गूगल पे हो, फोन पे हो, सब इकट्ठे चल सकती है। और फिलहाल फोन पे, पेटीएम जैसी कंपनी जहां मर्चेंट से 2% चार्ज कर रही है, वहां पे अगर इनकी कंपनी 1% चार्ज करे तो मर्चेंट्स उनके पास जरूर अट्रैक्ट होंगे। पर तभी अश्नीर ने उन्हें बोला कि अगर उन्हें सच में गेम चेंज करनी है ना तो उन्हें सर्विस फ्री कर देनी चाहिए। अगर वो ऐसा कर देंगे तो मर्चेंट खुद भाग भाग के उनका QR कोड वहां पे इंस्टॉल करेंगे। अब ये बात सुनते ही भावक को एक चीज समझ आ गई कि वो टेक्नोलॉजिकली चाहे कितने अच्छे क्यों ना हो, पर अगर उन्हें एक बिजनेस बिल्ड करना है तो उन्हें अश्नीर जैसे को फाउंडर की जरूरत है। अश्नीर को भी इस बात में बहुत दम लगा तो उन्होंने मिलकर कंपनी शुरू करी। पहले तो सोचा था कि तीनों में हिस्सा इक्वल डिवाइड होगा, पर क्योंकि शाश्वत को अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए भावक को 42% मिला, अश्नीर को 34% और शाश्वत को मिला 24%, और यहीं से भारत पे की शुरुआत हुई। अश्नीर ग्रोवर का बैकग्राउंड, उनका कॉर्पोरेट करियर रफली 15 साल का था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कोटक में एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर काम किया, जिसमें उन्होंने PC ज्वेलर्स का IPO, एंकर इलेक्ट्रिकल्स का मर्जर, ऐसी डील्स देखी। फिर वो MX चले गए जहां पे उन्हें अपने एक दोस्त मिले जो तब ग्रोफर्स शुरू कर रहे थे और वहां से वो बने ग्रोफर्स के CFO, जहां पे उन्होंने फंडिंग के राउंड A, B, C, D ये सब कुछ रेज किया। तो इन शॉर्ट अश्नीर को बहुत सारा एक्सपीरियंस था फंड रेजिंग का, और यही उन्होंने सबसे पहला काम किया भारत पे में भी। उन्होंने एंजल इन्वेस्टर से 1.9 करोड़ रुपए इकट्ठे करे सो दैट काम शुरू हो सके। पर उनको पता था कि उनको जल्दी और भी फंडिंग की जरूरत है, इसीलिए वो निकल गए VCs को ढूंढने। जी हाँ, वेंचर कैपिटलिस्ट, जिसमें सबसे पहले गए वो सिकोया के पास। अब सिकोया बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था उनकी बात सुनने में। रीजन बीइंग क्योंकि सिकोया 70% ओन करता था उस वक्त पाइन लैब्स में। आपने शायद पाइन लैब्स के देखे होंगे ना, क्रेडिट कार्ड मशीन्स पेट्रोल पंप्स में, मे बी मर्चेंट्स के पास, जी वही वाला पाइन लैब। तो सिकोया ने अश्नीर को मना कर दिया, पर अश्नीर उसके बाद पहुंच गए सिंगापुर B-Next के पास, जहां से उनको फंडिंग के लिए हाँ मिला, जो था $7.5 लाख की। अब ये बात सुनते ही सिकोया को भी कान खड़े हो गए और वो भी इंटरेस्टेड हो गए फंडिंग के लिए। नाउ सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, पर तभी सिकोया ने मना कर दिया कि वो फंडिंग नहीं करेंगे, और इसका रीजन था भाविक के ऊपर चलता हुआ एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का केस। जी हाँ, भाविक इससे पहले US में रहते थे और उन पे एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का केस चल रहा था। इसीलिए सिकोया चाहता था कि अगर वो फंडिंग चाहते हैं तो उन्हें भाविक का नाम इक्विटी टेबल से हटाना पड़ेगा। अश्नीर ने ये कॉल भाविक पे छोड़ दी। भाविक पहले चाहते तो नहीं थे, बट फाइनली वो एग्री कर गए और अश्नीर ने उनको उनके 42% के अगेंस्ट 4 करोड़ रुपया दिलवाया, जिसमें B-Next ने शेयर्स उठाए, सिकोया ने शेयर्स उठाए और कुछ एंजल इन्वेस्टर्स ने भी शेयर उठाए। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा और इसी को संभालने के लिए उन्हें चाहिए था एक ऐसा इंसान जिस पे वो विश्वास कर सके, और इसीलिए अश्नीर ने अपनी वाइफ माधुरी अग्रवाल को कंपनी में इंट्रोड्यूस किया, जो उस वक्त HR, एडमिन और ऑपरेशन का काफी सारा काम देखती थी। एंड फाइनली वो दिन आ ही गया, 15 अगस्त 2018, जब भारत पे ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया।
और 13 महीनों में उनकी वैल्यूएशन जीरो से $425 मिलियन हो गई। इसके बीच में उन्होंने और बहुत सारी फंडिंग रेज करी और बहुत सारी हायरिंग करी, जिसमें से एक हायरिंग थी चीफ बिजनेस ऑफिसर, जिसका नाम था समीर सोहेल उसकी। वैसे तो अशनीर ने खुद ये हायरिंग करी थी, पर समीर कहीं ना कहीं अशनीर से थोड़े से नाराज थे, और इसका रीजन ये था कि अशनीर बहुत ही एग्रेसिव थे और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट भी। और इसी वजह से एक बार उन्होंने समीर को उनकी सेक्रेटरी को हायर करने से मना कर दिया था। एक्चुअली अशनीर को पता लगा था कि उनकी जो पिछली कंपनी थी गोयंका ग्रुप, वहां से उन्हें इसलिए निकाला गया था क्योंकि वो अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चला रहे थे। और जैसे ही अशनीर को पता लगा कि उसी लड़की को वो भारत पे में भी हायर करना चाहते हैं, तो अशनीर ने साफ मना कर दिया। समीर ने पहली तो ये बात हवा में टाल दी, पर अशनीर समझ गए थे कि उनके दिल में कोई ना कोई ऐसी बात है जो कहीं ना कहीं बाद में उन्हें दिक्कत दे सकती है। बट स्टिल ही कॉन्टिन्यूड, ही इग्नोर्ड ऑल दिस, और बाद में पता चला कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। भारत पे को सक्सेस बनाने के लिए अशनीर ग्रोवर ने कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्हें जहां लगा कि उन्हें वर्टिकल्स ऐड करने हैं, उन्होंने वो ऐड किए, जैसे 12% क्लब, मर्चेंट लैंडिंग, पोस्ट पे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा हैंडसम इंटरेस्ट कमाया। क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि दुकानदारों को क्रेडिट कार्ड मशीन तो हर कोई देना चाहता है, पर कोई भी उन्हें लोन नहीं देना चाहता, और यही सोल्यूशन प्रोवाइड किया भारत पे ने। इसके बाद उन्हें जहां लगा उन्हें फंडिंग लेके आनी, उन्होंने वो किया। वो यूएस गए, सॉफ्ट बैन तक प्रपोजल रखा और खूब सारी फंडिंग फिर लेके आए भारत पे में, और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर आया 23 जुलाई 2021 का दिन, जहां पे अशनीर ग्रोवर ने 8 मिनट में 2.25 करोड़ रुपए कमाए। जी हाँ, उन्होंने जोमैटो के आईपीओ में डाले थे 100 करोड़ रुपए, जिसमें से 5 करोड़ उनके और 95 करोड़ कोटक बैंक से उन्होंने लोन लिया था। और अब वो रिपीट करना चाहते थे यही सक्सेस नायका के आईपीओ के अंदर, और इसके लिए उन्होंने कोटक के को लोन फिर से अप्लाई किया, बहुत सारे कागजों पे साइन किया। पर जिस दिन आईपीओ खुला उस दिन कोटक ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया। अशनीर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इनफैक्ट उन्हें और बुरा लगा जब उन्हें पता लगा कि कोटक ने बाकी लोगों को तो फंडिंग दी थी, और यही बात करने के लिए उन्होंने अपने आरएम को कॉल किया। अब उन्होंने अपने आरएम से गुस्से में जरूर बात करी और उसे बोला कि लीगल नोटिस वो उनको देंगे, पर उन्होंने उनको मारने की धमकी ऐसी कोई भी बात नहीं करी थी। फाइनली अपना गुस्सा निकालने के लिए अशनीर ग्रोवर ने कोटक को एक लीगल नोटिस भी भेज दिया, पर आईपीओ निकला, नायका का आईपीओ हिट भी हुआ और अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो अब ये बात ठंडे बस्ते में चली गई, इसलिए अशनीर ग्रोवर ने भी इस लीगल नोटिस को फॉलोअप नहीं लिया। 26 दिसंबर 2021 को अशनीर और भाविक को ईमेल मिलती है किसी यूनिकॉर्न बाबा से, जिसके सब्जेक्ट लाइन में था अशनीर एट इट वर्स्ट, और उस ईमेल में थी एक ऑडियो फाइल। उस ऑडियो फाइल के अंदर अशनीर ग्रोवर की आवाज़ थी, जिसमें वो कोटक महिंद्रा के अपने रिलेशनशिप मैनेजर को गालियाँ निकाल रहे थे और उन्हें मारने की धमकी तक दे रहे थे। और इस यूनिकॉर्न बाबा ने ये धमकी दी कि वो मीडिया में ये ऑडियो लीक कर देगा, जिसके रिप्लाई में अशनीर ग्रोवर ने कहा कि ये वीडियो सही नहीं है, आप लोगों को मिसगाइड मत करें। पर यूनिकॉर्न बाबा ने अपनी धमकी को कंटिन्यू रखा। यहाँ पे भाविक ने उन्हें बोला कि एक काम करते हैं, इस इंसान से नेगोशिएट कर लेते हैं, मैं इस इंसान से कोई ना कोई लिंक निकाल लूंगा। और जब उन्होंने लिंक निकाला तो पता लगा ये इंसान उनसे मांग रहा था $2,40,000 उस ऑडियो फाइल को डिलीट करने के लिए। अब अशनीर को ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी, और इसीलिए उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया और भारत पे आगे फोकस करने लगे। कुछ दिन बाद यही ऑडियो फाइल ट्विटर पे लीक हो गई और अशनीर की बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी होने लगी। इनफैक्ट मीडिया और सब लोग उनको क्रिटिसाइज करने लगे, और तब वो ऑलरेडी एक फेम बन चुके थे और उनको डीफेम करना और भी आसान हो गया था। अशनीर को पहले तो बहुत बुरा लगा और उन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, पर उन्होंने अपने को फाउंडर्स और अपनी को टीम को ये प्रपोजल लिया कि वो एक टेम्परेरी लीव पे चले जाते हैं, सो दैट कहीं ना कहीं ये मामला ठंडा हो जाए। भाविक ने इसको स्ट्रांगली मना किया और उन्होंने अशनीर को कहा कि हमें तुम चाहिए इस कंपनी को चलाने के लिए, जिसपे ये बात फाइनल हुई कि अशनीर एक टेम्परेरी लीव की एप्लीकेशन तो डालेंगे, पर जितना भी बोर्ड है वो इस एप्लीकेशन को कैंसिल कर देगा और ये बताएगा कि उन्हें क्यों अशनीर चाहिए भारत पे को ग्रो करने के लिए। अशनीर ने ऐसा ही किया, उनकी उस लीव को कैंसिल भी कर दिया गया 13 जनवरी को, पर 18 जनवरी को सब कुछ बदल गया।
18 जनवरी की एक बोर्ड मीटिंग के अंदर अशनीर को मजबूर किया गया कि वो एक टेम्परेरी लीव पे जाएं। और तब अशनीर ग्रोवर को समझ आने लगा कि ये सिर्फ मामला उस ऑडियो फाइल से जुड़ा नहीं हुआ, पर इसकी जड़ें कहीं और डीप तक जा रही हैं। और फिर उन्हें समझ आई वो 6 फेज स्ट्रैटेजी जो उनके खिलाफ खेली गई उनको भारत पे से निकाले जाने के लिए, जिसका पहला फेज था अशनीर को टेम्परेरी छुट्टी पे भेजना और दूसरा फेज था माधुरी को टेम्परेरी छुट्टी पे भेजना। इनफैक्ट जब 18 जनवरी को बोर्ड मीटिंग हुई थी ना, तो ना अशनीर ने इमोशनली ये कह दिया था कि आप क्या चाहते हो, अकेले छुट्टी पे मैं जाऊं या माधुरी भी चले जाए। और उन्हें कुछ दिन बाद पता लगता है कि बोर्ड के मिनट्स में ये आता है कि अशनीर तो छुट्टी पे गए ही गए और माधुरी को कंपनी से रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया गया। अशनीर बहुत हैरान हुए कि ऐसा कौन सा रेजिग्नेशन था जो कभी दिया ही नहीं गया और बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया। पर क्या करें, पूरा बोर्ड उनके अगेंस्ट था। उसके बाद लॉयर्स को लाकर, अकाउंटेंट्स को लाकर अशनीर और उनकी माधुरी को मजबूर किया गया कि वो रिजाइन करे। तो सबसे पहले माधुरी को बाहर निकाला और उसके बाद अशनीर पे मीडिया से, अपने ही दोस्तों से, इन्वेस्टर से बहुत प्रेशर डाला गया। और फाइनली उस प्रेशर के आगे हार मानते हुए अशनीर ने अपना रेजिग्नेशन लेटर साइन किया, जिसको करते हुए बहुत इमोशनल तो ले, पर उनको लगा बात वहीं ख़त्म हो गई। पर उनके रेजिग्नेशन के बाद भी बात नहीं ख़त्म हुई, क्योंकि उसके बाद भी मीडिया में उनके लाइफस्टाइल को लेकर बहुत सारी बातें बनाई गई। इनफैक्ट उसमें से एक बात ये थी कि उनका जो डाइनिंग टेबल है वो 150 करोड़ का है। इट वॉज सच अ जोक। वो सिर्फ 5 लाख का टेबल था, पर वो 150 किलो का था। और अशनीर एक बार अपने दोस्तों को बता रहे थे कि ये टेबल ना बहुत ही भारी है, और मीडिया ने उस भारी का मतलब निकाल लिया महंगा। सो सच अ फनी थिंग। अशनीर आज भी भारत पे के सबसे बड़े इंडिविजुअल स्टेक होल्डर हैं। अब क्या ये सारी बातें, क्या ये सारी कहानियां सच्ची हैं? आई डोंट नो, आप खुद जज करिए। हाँ, पर ये सच्चाई है कि हर चीज़ के बहुत सारे पहलू होते हैं और हर इंसान को अपनी बात कहने का हक मिलना चाहिए। और अशनीर ग्रोवर ने वो अपना हक इस्तेमाल किया अपनी बुक दोगलापन लिख के। अच्छी किताब है। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं या आप ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इस किताब को पढ़िएगा। आपको कोई ना कोई लर्निंग ज़रूर मिलेगी। और नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या लर्निंग मिली। और अगर आपको लगता है कि वो लर्निंग्स आप चाहते हैं मैं आपसे शेयर करूं, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक और इस पे वीडियो बना लूँगा। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा है, पर फिर भी इस वीडियो में यहाँ तक टिके रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली में इसे शेयर करें। एंड अभी तक इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी वीडियो की फ्रीक्वेंसी कम होने के लिए बहुत बहुत सॉरी। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।